हेलो स्टूडेंट्स। रिसेंटली गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक काफी लॉन्ग टसल हम देखने को मिल रहा है हमें। 2020-21 में भी फार्मर्स काफी लार्ज स्केल पे नेशनल कैपिटल में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। वो था हमारे जो 3 लॉज इम्प्लीमेंट किए गए थे, लाए गए थे, उसके अगेंस्ट में था। उस लॉ को तो गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया, बट फिर अब फार्मर्स जो हैं फिर फार्मिंग प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली की तरफ आ रहे थे। अब हम जानेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं और एमएसपी का पूरा मुद्दा क्या है, एमएसपी कौन कैसे डिटरमिन होता है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एमएसपी को समझते हैं कि एमएसपी होता क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक गारंटीड अमाउंट है जो क्या गवर्नमेंट पे करती है हमारे फार्मर्स को। ये एक श्योरिटी होती है एक तरह से। अगर मान लीजिए मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट कमोडिटी के प्राइस बहुत ज्यादा लो चले जाते हैं, डिस्ट्रेस सेल होने जाती है, जिससे कि फार्मर्स जो हमारे मेन पिलर्स हैं हमारे इकोनॉमी के, अगर उनको डिस्ट्रेस सेल में कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है और उससे फेवरेबल प्राइस पे उन फार्मर्स से उस प्रोड्यूस को खरीदती है। ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर मार्केट में फार्मर्स नहीं बेच पा रहे तो वो गवर्नमेंट को सेल कर पाते हैं। अब ये एमएसपी डिटरमिन कैसा होता है, रिकमेंड कौन करता है इसको? रिकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रिकमेंडेशन देती है, ये एक रिकमेंडेशन देती है हमारे किसको? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंड देती है कि ये प्राइस होना चाहिए। अब इसको चेयर कौन करता है? जो सीसीई है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और फाइनल अप्रूवल उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। अब जो सीएससीपी है हमारा, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। एमएसपी का मेन मकसद ये था कि हम जब 1960s 70s में जब ये 60s में जब ये लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम हमारे फार्मर्स की स्थिति बहुत खराब थी। तो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इस चीज को लॉन्च किया गया था। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं कि एमएसपी के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं, क्या क्रॉप्स मिलते हैं। टोटल 22 क्रॉप्स होते हैं और एक हमारा शुगर केन भी होता है, जिसमें 14 खारिफ क्रॉप्स होते हैं, 6 राबी क्रॉप्स होते हैं, 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं। अगर इसको हम और बाइफरकेट करें तो 7 सीरियल्स होते हैं, 5 पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, कॉटन एंड कोपरा वगैरह चीजें होती हैं। अब जब सीएससीपी रिकमेंड करती है किसी भी कमोडिटी, जैसे राइस वीट की कमोडिटी, हर खरीफ और रबी सीजन में डिटरमिन कर जाती है इन सारे 22 कमोडिटीज के प्राइसेस। हमारे इंडिया में 2 क्रॉपिंग सीजन चलते हैं, एक राबी और एक खारिफ। खारिफ राबी कौन सा होता है? विंटर सीजन, विंटर क्रॉपिंग सीजन होता है, और खारिफ हमारा समर क्रॉपिंग सीजन होता है। तो क्या-क्या फैक्टर्स जो है यूजुअली सीएससीपी कंसीडर करती है? एक तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देखती है, डिमांड सप्लाई सिचुएशन मार्केट में एनालिसिस करती है, मार्केट के प्राइस ट्रेंड और इकोनॉमिक सिचुएशन जो चल रही है उसको एनालिसिस करती है, फिर ओवरऑल कंज्यूमर्स पे कितना क्या इम्प्लीकेशन करेगा उसको मद्देनजर रखते हुए, साथ ही साथ एनवायरमेंट एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखते हुए ही एक रिकमेंडेशन, एक प्राइस, एक क्रॉप की एमएसपी डिटरमिन होती है। इन सारे क्रॉप्स की अनाउंस तो हर साल इन सारे क्रॉप्स को अनाउंस किया जाता है एमएसपी, बट फैक्टर्स क्या हम देखते हैं, ये सारे फैक्टर्स देते हुए इनका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिया जाता है क्रॉपिंग से पहले। स्टार्ट ऑफ द सीजन में ही एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है। अब इन कॉस्ट को निकलने का मेथड है जो कि एक हमारी गवर्नमेंट यूज करती है। इन मेथड में ही मेन मुद्दा जो फार्मर्स के बीच में टसल का मुद्दा बना पड़ा है, वो इन कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका है। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कौन से कॉस्ट वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके के प्रोडक्शन कॉस्ट हैं। ठीक है, किसी भी क्रॉप को प्रोडक्शन बताने के लिए 3 तरीके कॉस्ट हमारे इंडिया में कैलकुलेट किए जाते हैं। इसमें ए टू प्लस एफ एल और C2। अब आइए हम देखते हैं कि A2 में क्या होता है। A2 इंक्लूड्स ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय फार्मर। इसमें क्या है कि जो डायरेक्टली फार्मर पैसे देके जो खर्चे करता है, जैसे सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, या कोई इरिगेशन कॉस्ट उसकी आ रही है, बिजली का कॉस्ट आ रहा है, या कैनल्स लगवा रहा है, जो भी उसको हायर्ड लेबर मजदूर वो हायर कर रहा है अपने खेत में दिहाड़ी पे दे रहा है, तो वो हमारे कॉस्ट जो जो कैश और काइंड में वो जो पेमेंट करता है वो हमारे A2 कॉस्ट आ जाते हैं। अब दूसरा जो इसका नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा A2 प्लस एफएल। एफएल पे यहाँ पे मतलब होता है फैमिली लेबर। अगर मेरी कोई खेती है, 1 एकड़ के मेरे पास जमीन है, तो उसमें मैं और मेरी फैमिली मेंबर्स भी उसमें एम्प्लॉयड रहते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस कॉस्ट में जब हम उस फैमिली के लेबर की कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं, जैसे अगर मैं अपने खेत पे ना काम करके किसी और लैंड पे जाके काम करता, या किसी और
इंडस्ट्री में लगा होता है तो मुझे उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो उस कॉस्ट को भी, फैमिली लेबर को भी अगर हम इस कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, उस तो वो बन जाता है हमारा A2 प्लस FL कॉस्ट। अब हम देखते हैं C2 कॉस्ट। ये क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट एज़ इन कि मान लीजिए जो मेरे पास 1 एकड़ लैंड था, अगर मैं उस पे एग्रीकल्चर ना करके उसको रेंट पे दे देता, किसी और इंडस्ट्री में इन्वॉल्व कर दिया या किसी और को किसी और इंडस्ट्री के लिए उसको रेंट पे दे देता, तो मुझे उससे कुछ इनकम आती, रेंट मिलता। या अगर मैं अपना कैपिटल जो लगा रहा हूँ अपने लैंड पे, उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर देता, तो उससे मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो जब ये दोनों कॉस्ट भी अगर हम A2 प्लस FL में ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट बन जाता है, दैट इज C2। तो जो CACP है वो क्या करती है, इन सारे कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं, A2 प्लस FL को भी और C2 कॉस्ट को भी एनालिसिस करती है, उनके सारे कॉस्ट को एनालिसिस करती है, तब वो एक MSP को डिटरमाइन करती है। तो आई होप ये तीनों कॉस्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कंसर्न क्या है, MSP से रिलेटेड इंडिया में कंसर्न क्या है कि एमएसपी जो है हमारा बहुत लिमिटेड एक्सटेंट है। हम अनाउंस कितने क्रॉप्स पे किए जा रहे हैं? टोटल 23 क्रॉप्स पे, है ना? बट इनका एक्सटेंट, जो इसका एक्चुअल में जो प्रोक्योरमेंट होता है, वो लिमिटेड होता है सिर्फ 2 क्रॉप्स पे, दैट इज राइस एंड व्हीट। वो भी गवर्नमेंट क्यों प्रोक्योर करती है? कि ताकि वो आगे उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते लार्जर पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन जो है, पीडीएस के थ्रू उनको लार्जर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को फूड सिक्योरिटी के तहत उनको सेंड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे कि जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो 2013 में आया था, उसके अंडर क्या है, गवर्नमेंट हम फार्मर से ये प्रोड्यूस लेती है, प्रोक्योर करती है और अल्टीमेटली पीडीएस के थ्रू हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कम दामों में। तो ये जो 2 क्रॉप्स है हमारे, राइस और व्हीट है, तो वो गवर्नमेंट अल्टीमेटली यूज कर लेती है। पर बाकी क्रॉप्स जो हमारे बाकी रेस्ट के 20 क्रॉप्स हैं, उनकी एमएसपी अनाउंस तो होती है, पर एफसीआई द्वारा उनका प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। तो सबसे मेजर जो इसका कंसर्न है एमएसपी का है कि लिमिटेड एक्सटेंट है, सारे क्रॉप्स में वो इक्वली ऐसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। दूसरा इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्या कहता है कि तो शांता कुमार कमेटी आई थी, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि 2015 में ये रिपोर्ट आया था शांता कुमार कमेटी का। तो उन्होंने बोला एमएसपी का बेनिफिट जो है वो हमारे सिर्फ 6% फार्मर्स को ही मिलता है। जो रेस्ट ऑफ द फार्मर्स है, हमारे 94% जो फार्मर्स हैं, उनको एमएसपी का फायदा नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा रिपोर्ट ने रिवील किया था ये इन्फॉर्मेशन कि ओनली 6%, और वो भी लार्जली कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स को ही हमारे एमएसपी का फायदा मिलता था। जो अदर हमारे ऑल ओवर इंडिया डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जिसमें अलग अलग तरीके के फार्मर्स हैं, कोई अनियन उगाता है, पोटैटोज उगाता है, कोई पोल्ट्री में इन्वॉल्व है, कोई हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है, तो उनको, वो भी तो एक तरीके से फार्मर्स ही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही एंड अलाइड एक्टिविटीज में है, तो उनको एमएसपी का फायदा नहीं मिलता। उनको कोई गारंटीड प्राइस थोड़ी है कि आप इतने में ही कोई क्रॉप या पोल्ट्री या हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट बेचोगे। तो ये बहुत ही स्क्यूड ये मेथड है इसमें। तो ये इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आया था शांता कुमार कमेटी में। साथ ही साथ स्क्यूड क्रॉप डोमिनेंस, ये तो मैंने बताया है कि क्या है। ये जो एमएसपी है सिर्फ फेवर करता है हमारे 2 क्रॉप्स को, राइस एंड व्हीट, जिसका हमने देखा भी कि सिर्फ इन्हीं के प्रोडक्शन बम्पर प्रोडक्शन हो जाते हैं और इन्हीं का प्रोक्योरमेंट भी गवर्नमेंट द्वारा होता है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये बर्डन ऑन गवर्नमेंट हो जाता है। किस तरीके से? फाइनेंशियल बर्डन, नो वेयर हाउसेज और वेस्टेज का प्रॉब्लम बन जाता है, ताकि गवर्नमेंट पे एक बर्डन रहता है कि हाँ मुझे इतना प्रोक्योर करना है ना? और साथ में साथ उसको रखने का भी इतने हमारे पास अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि हम लार्ज स्केल पे बफर स्टॉक से ज्यादा हम अपने प्रोड्यूस और क्रॉप्स को इंडिया में स्टोर कर पाएं। तो काफी रिपोर्ट्स आती हैं कि एफसीआई के वेयर हाउसेस में काफी सारे व्हीट एंड राइस वेस्ट हो जाते हैं, जो कि लार्जर पॉपुलेशन, एक तरफ इंडिया का ऐसा है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे खाने को भी मुश्किल होता है लोगों को, 2 वक्त के खाने नहीं मिलते। वहीं क्या होता है, स्टोरेज में इतना फूड ग्रेन पड़ा होता है जो कि सड़ जाता है। साथ ही साथ मिडिलमैन अरहतिया और एजेंट्स जो होते हैं हमारे, उनको बेनिफिट मिला है इस एमएसपी से। उनको जहां भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है नॉर्दर्न इंडिया के, यूपी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा वाले एरियाज में, ये अरहतिया और एजेंट्स का रोल काफी बढ़ गया था। तो ये मेजर कंसर्न्स थे एमएसपी से रिलेटेड। अब फार्मर्स का जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले फरवरी मंथ से जो स्टार्ट हुआ है, अभी तक भी उसकी मोमेंटम बनी हुई है, वो अभी भी डिससेटिस्फाइड है गवर्नमेंट के प्रपोजल से। तो उनकी क्या डिमांड है? उन्होंने टोटल 12 पॉइंट एजेंडा रखा था, मतलब उन्होंने टोटल 12 डिमांड्स मांगे थे गवर्नमेंट से। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी से रिलेटेड उनका क्या डिमांड है कि वो गारंटीड चाहते हैं कि एक लॉ लाया जाए जिसमें एमएसपी को गारंटी दिया जाए फॉर ऑल क्रॉप्स।
ठीक है, एक तो ये बात उन्होंने की, साथ ही साथ उन्होंने कहा जो हमारे क्रॉप प्राइसेज़ होंगे, जो एमएसपी का प्राइस डिटरमाइंड होगा, वो किस बेसिस पे डिटरमाइंड होगा? वो होगा एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो जो रिपोर्ट में एमएस स्वामीनाथन ने रिपोर्ट में क्या बोला था कि कॉस्ट का एमएसपी जो डिटरमाइंड होगा वो C2 प्लस 50% फॉर्मूला। C2 जैसे हमने देखा था, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ C2? हमने देखा था कि C2 कंसीडर कर रहा था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट था। इसमें ओन लैंड लैंड एंड द फिक्स्ड कैपिटल पे जो रेंट और इंटरेस्ट हमें मिल रहा था, उस कॉस्ट को इंक्लूड कर लीजिए। मान लीजिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कितना आ रहा है C2 प्लस उन्होंने बात की थी 50%, मतलब जो कॉस्ट हमारा आया है, उस पे 50% ऐड करके हमारा ये होना चाहिए। मान लीजिए ₹100 हमारा कॉस्ट है, तो 150 हमारा एमएसपी होना चाहिए। ये बोला गया था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में। तो एमएसपी से रिलेटेड फार्मर्स की ये 2 डिमांड है कि एमएसपी को आप लीगलाइज़ कर दो और इसको गारंटी दे दो। अभी तक क्या है, सिर्फ रिकमेंड करता है। सीएससीपी जो है, गवर्नमेंट जो है एमएसपी सिर्फ रिकमेंड करती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और इस लॉ लाने से क्या होगा, वो बाइंडिंग हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगा। साथ ही साथ वो C2 का कैसे चाहते हैं कैलकुलेशन, कि एमएसपी कैसे कैलकुलेट हो, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो और C2 प्लस 50% फॉर्मूला पे डिटरमाइंड हो। अब चैलेंजेस क्या हैं? गवर्नमेंट लीगलाइज़ क्यों नहीं करती? इसके हम देखो एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए कि फार्मर्स क्या डिमांड करें। गवर्नमेंट, ओवरऑल इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिचुएशन जो चलती है मार्केट को, वो चीज़ हमें देखना पड़ता है। किसी भी प्राइस कॉमोडिटी जैसे अदर सेक्टर्स में हम देखते हैं, जैसे कोई भी रबड़, पेंसिल जो भी चीज़ें हमारे आस-पास होती हैं, बुक्स, पेन्स, वो तो मार्केट डिमांड के हिसाब से डिटरमाइंड होती हैं। तो क्रॉप को ऐसे हम लीगली बाइंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है? फोर्स प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट अगर उसको लीगलाइज करती है तो वो क्या है, एक फोर्स प्रोक्योरमेंट होगा। सरकार को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, भले उसके पास, गवर्नमेंट के पास ऑल्टरनेटिव उसका यूज हो या ना हो, गवर्नमेंट पे एक ये बर्डन हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन अमंग दी फार्मर्स की, अगर मान लीजिए व्हीट और राइस जो प्रोड्यूस करे उनका प्रोक्योरमेंट तो गवर्नमेंट कर लेगी, फिर बाकी हमारे फार्मर्स का क्या होगा जो अदर कमोडिटीज उगाते हैं, जैसे व्हीट हो गया, व्हीट के अलावा पोटैटोज हो गए, अनियंस हो गए, पोल्ट्री वाले एग्स वाली सिस्टम होगी, हॉर्टिकल्चर हो गया या अदर एपीरी हो गया, बी, आजकल तो बहुत सारी फार्मिंग, बहुत सारी चीजें उग रही हैं, तो दूसरे फार्मर्स इससे डिस्क्रिमिनेटेड होंगे, उनको फील होगा कि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जा रही है। सिर्फ हमें व्हीट और राइस प्रोड्यूसिंग फार्मर्स के लिए नहीं सोचना है। दूसरा, प्रेशर फ्रॉम ट्रेडर्स। यूजुअली क्या होता है, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो ट्रेडर्स क्या है, मार्केट से नहीं खरीदती हैं, ठीक है? अगर गवर्नमेंट लीगलाइज कर देगी एमएसपी, बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो जाएगा, तो वो तो फार्मर्स के लिए फेवरेबल होगा कि चलो एमएसपी पे बेच रहे हैं। पर जो मार्केट डायनामिक्स हैं, जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में या फिर अदर स्टेट्स में, तो वो अगर मान लीजिए बहुत प्रोक्योरमेंट होता है, लो प्राइस हुआ, तो ये बेनिफिट नहीं होता। फार्मर्स एक तरीके से इम्पैक्टेड हो जाएंगे अगर एमएसपी उसको फिक्स कर दिया जाता है। फ्री फ्लो ऑफ मार्केट होना चाहिए। मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे डिटरमाइंड होने चाहिए? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। फाइनेंशियल बर्डन, जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट के पास अभी इतने रिसोर्सेज और प्रोक्योरमेंट में उसको एमएसपी फाइनेंशियली डिटरमिन करने में, लॉ बनाने के लिए, फिक्स गारंटी देने के लिए फाइनेंशियल बर्डन, हजारों करोड़ रुपए का एक बर्डन हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। सोशल इम्प्लीकेशन, जैसे हमने देखा कि अगर मान लीजिए किसी क्रॉप का गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एमएसपी हाई कर दिया, सबसे हाई, तो सारे फार्मर्स क्या करेंगे कि वही क्रॉप उगाएंगे, वही क्रॉप उगाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, उसका प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी भी चीज का जब अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है। तो इससे लोकल ट्रेडर्स भी इम्पैक्टेड हो जाते हैं, बहुत लो प्राइस में उनकी चीजें मिलती हैं, और गवर्नमेंट को क्या है, जबरदस्ती ही उस चीज को बहुत हाई प्राइस में खरीदना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्या है, इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। फेवर होगा उन क्रॉप्स को जिनकी एमएसपी ज्यादा हो गई। तो ये सारी चैलेंजेस है एमएसपी पे। अभी इसको लीगलाइज करना तभी पॉसिबल होगा जब हम सारे डायनामिक, सारे एनालिसिस पढ़ लेते हैं, तभी हम इसको लीगल पोजीशन दे पाएंगे। अब एक सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट, जैसे फार्मर्स क्या है, एमएसपी 50 प्लस मांग रहे हैं, C2 प्लस 50 बोल रहे हैं फार्मर्स, पर एक्चुअल अभी ग्राउंड लेवल पे क्या है, अगर हम पंजाब का सिचुएशन देखते हैं, करंट एमएसपी अगर हम देखते हैं उनका, पंजाब में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1503, मतलब 1503 पर क्विंटल उनका वीट का कॉस्ट आता है, और मिनिमम सपोर्ट एमएसपी कितना है उनका, 2275 पर क्विंटल। तो इसी चीज से आप देखो, करंटली इसी ईयर में 2024-25 में उन्हें 51% ओवर मिल रहा है C2 कॉस्ट का, मतलब पंजाब के फार्मर्स को तो बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट अभी भी उनको मिल रहा है, बट अदर स्टेट्स के फार्मर्स को इतना नहीं मिला। इसी तरीके से पैडी पे भी अगर आप देखोगे, रिटर्न फॉर पंजाब फार्मर्स इज C2 वॉज 49%, मतलब एक्चुअल C2 कॉस्ट के ऊपर उन्हें 49%
एमएसपी मिल रहा है स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक अभी स्टेटस मैं बता रही हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि ये सिचुएशन है। अभी भी कुछ स्टेट में एमएसपी हायर एंड पे ही दी जा रही है। अब किसी किसी स्टेट में अभी एमएसपी लागू भी नहीं है, तो वो एक अलग फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये चीजें करंट स्टेटस दिखाती हैं। अब इनिशिएटिव हम क्या ले सकते हैं, मान लीजिए लीगलाइज करना तो अभी पॉसिबल नहीं है। सारे एस्पेक्ट्स, इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो सारे पर्सपेक्टिव को देख के ही ये डिसीजन लिया जा सकता है। बट अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर हम एमएसपी ना दें, तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि एमएसपी आप मार्केट फ्लो पे छोड़ दो, कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस मार्केट से डिटरमिन्ड हो। बट हम इतना कर सकते हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो पुअर हैं, उनको हम एक एक फिक्स इनकम दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, पीएम किसान जो स्कीम चलता है, इसमें क्या है, हर फार्मर्स को मिनिमम 6,000 रुपीज दिए जाते हैं। एनुअली उनको 6,000 हर फार्मर्स को मिलते हैं। इससे क्या है कि फार्मर्स के उसका जो मन करे वो उगाए। ठीक है, 6,000 उसको फाइनेंशियली सिक्योरिटी दी जा रही है। इसको हम और लार्जर स्केल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इंश्योरेंस स्कीम को बढ़ा सकते हैं। इनकेस क्रॉप फेलियर होता है, अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं होता, क्रॉप में कोई ऐसी अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, फ्लड ड्रॉट की सिचुएशन आती है, तो हम उसमें इंश्योरेंस जो फेवर करे फार्मर्स को, ऐसे इंश्योरेंस स्कीम ला सकते हैं। और एक और है प्राइस डिफरेंस पेमेंट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है और एमएसपी चल रहा है, सिर्फ उसका डिफरेंस ही हम फार्मर्स को पे करें। जैसे कि भवंतर भुगतान योजना कहाँ पे आजकल हम देखते हैं, एमपी में ये स्कीम चल रहा है, जिसमें क्या है, जो मार्केट रेट है और एमएसपी में जो भी डिफरेंशियल प्राइस था, डिफरेंस था, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को दे रही थी। तो हमें और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ताकि इकोनॉमिक सेक्टर को, और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कि अभी लैग कर रहा है बाकी दोनों सेक्टर से, पहले जो हमारे कंट्री का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, अब एकदम पीछे चल रहा है। इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि क्या हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमएसपी पे ही फोकस किया जाए, उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा कि एमएसपी क्या है, गवर्नमेंट की क्या क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।